जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ टू डील विद द ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज जो है चैप्टर नंबर 1 के हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश हम लोग ये करेंगे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। ठीक है, क्वेश्चन 19 से फिर हम अप टू क्वेश्चन नंबर 1 तक मूव करें। ठीक है, तो ये बात भी सुन लीजिएगा कि चैप्टर के अंदर से आप जितने मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें, जितने मर्ज़ी अंदर से आप बुक के चैप्टर के अंदर से आप जितने मर्ज़ी टॉपिक्स क्लियर कर लें, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करते तो फिर आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, जो 9th क्लास का पेपर पैटर्न है केमिस्ट्री का, उसमें आप अगर फोकस करें तो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, और उन शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन के अंदर जो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी सिग्निफिकेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसके अप्रोक्सीमेटली 19 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये सब के सब करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में गाइस वो डिस्कस करता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इज़ मोर। ठीक है, अब वो दो मॉलिक्यूल्स हमें दे रहा है, एक है हमारे पास HCl और दूसरा है हमारे पास NH3। ठीक है, तो HCl जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NH3 हमारे पास अमोनिया गैस है। ठीक है, तो हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जो है हमने बताना है कि किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास HCl और दूसरा है हमारे पास NH3। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे हमसे बात डिस्कस करता है कि जो HCl है हमारे पास उसके 2 मोल हैं, जबकि अमोनिया जो है उसका 1 मोल है। तो देयर आर 2 HCl एंड देयर इज़ ओनली 1 NH3। ठीक है, तो गाइस हमने बताना ये है कि हाइड्रोजन के लिहाज से किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और कौन से मॉलिक्यूल में ज़्यादा है। ठीक है, तो मोस्टली अगर हम देखें ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसके इनिशियल स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे 2 देखकर यहाँ पे 1 देखकर 2 को ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो जो ज़्यादातर गाइस हैं वो 2 HCl के केस में कह देते हैं कि 2 HCl के केस के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना है जो NH3 है उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कितनी है, 3 है। तो हाइड्रोजन जो है वो NH3 के केस में 3 है। ठीक है, जबकि HCl के केस के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है हमारे पास वो 2 है। ठीक है, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, सो दैट्स वाई इन NH3 मॉलिक्यूल द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर। तो गाइस इसमें हमने कहने की बात ये है कि इनिशियली इस 2 और 1 को नहीं देखना, बल्कि हमने पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखना है। तो NH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स वो ज़्यादा है बनिस्बत 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो ये बात लिख के आपने यहाँ पे स्टेटमेंटल फॉर्म में भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में वो डिस्कस करता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक के केस में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता चुका हूँ कि जो हमारे पास होमोएटॉमिक होते हैं, होमो का मतलब चूंकि सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ बात इतनी करेंगे कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बन रहा है तो डेफिनेटली वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, नंबर 2 में आप इसकी एग्जांपल भी देख लें। एग्जांपल में आप O2 की बात कर सकते हैं। पूरा जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन एटम से ही मिलकर बन रहा है, और चूंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम एटम्स हैं तो दैट विल बी होमोएटॉमिक। O3 की बात कर लें विच इज़ ओजोन, तो ओजोन हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बन रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप S8 सल्फ़र की बात कर लें, ये भी सल्फ़र के एटम से मिलकर बन रहा है तो होमोएटॉमिक होगा। ठीक है गाइस, ऑन द अदर साइड अगर हम हेटेरोएटॉमिक की बात करें
तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में गाइस बिल्कुल अपोज कर दें आप, ठीक है, इसको उलट कर दें। तो हेट्रो मीन चूँकि डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, तो यहाँ पे सारी डेफिनेशन वही होगी। यहाँ पे सेम टाइप था, वहाँ पे आप चेंज कर दें कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंट, ठीक है, विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बना है, दैट विल बी डेफिनेटली हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल की बात कर लें आप, तो CO2 डाल लें इसमें, ठीक है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, डिफरेंट हो गए, हेट्रोएटॉमिक, ठीक है। फिर आप H2O की बात कर लें इसमें, ठीक है, फिर आप H2SO4 की बात कर लें, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर कंपाउंड जो हमें नज़र आते हैं वो हेट्रोएटॉमिक ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने वाली लाइन लगा के 2 या 3 इसके पर्सपेक्टिव आप डिस्कस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल लाजमी है इसमें। अगला एक टेक्निकल क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, Which one has more formula units 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी है। अब आप लोग बुक की एग्जाम्पल नंबर 1.6 डील कर चुके हैं, तो जो एग्जाम्पल 1.6 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ख़ास तौर पर जो फार्मूलाज 3 तरह के डिस्कस किए हैं, अगर आपको वो तीनों फार्मूलाज याद हैं तो ये एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैथमेटिकल बेस, वो आप इजीली डील कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं वो कहता क्या है। क्वेश्चन 17, विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। तो 2 कंडीशंस है हमारे पास, एक है NaCl का 1 ग्राम है हमारे पास अवेलेबल, और दूसरे में है KCl का 1 ग्राम अवेलेबल है। तो फर्स्ट केस 1 ग्राम ऑफ NaCl, ऑन द अदर साइड हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ KCl, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा, डिमांड उसने ये की है कि फार्मूला यूनिट्स किस में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं फार्मूला यूनिट्स क्यों कह रहे हैं। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के मिलने से। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल के मिलने से। तो इनके डेफिनेटली जो है फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक बात क्लियर। सेकेंडली, अब हमने फार्मूला यूनिट्स नंबरिंग में किस तरीके से काउंट करने हैं, ठीक है। तो उसका हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है गाइस। तो वो जो फार्मूला है सिंपल, पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इनडायरेक्टली फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो आप इसको 2 डिफरेंट स्टेप्स में भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप नंबर ऑफ़ मोल्स पहले निकाल लें, जो आंसर आए उसको आप एवोगैड्रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, फार्मूला यूनिट्स आपके सामने। जो सिंपल तरीका है इसका ये, चूँकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने इसकी जो लेंथ है वो समराइज़ करनी है। तो आप करें ऐसे कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, गिवन मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और यहीं पे आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हैव अ लुक ऑन देम। फर्स्ट केस, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। अब यहीं पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो के साथ, ठीक है। तो गिवन मैस कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ओवर मोलर मैस क्या है, अब मोलर मैस बच्चों के लिए टेक्निकल बात अगेन, ठीक है, लेकिन ये 9th क्लास के लेवल में कुछ बेसिक कंपाउंड्स ही यूज़ होंगे, तो आप उनके मोलर मैसेज याद कर सकते हैं। नहीं याद कर सकते तो फिर आपको एटलीस्ट एटम्स की एटॉमिक मैसेज तो पता होती है ना, तो उनको जो है आप ऐड करें एटॉमिक मैसेज के सम्स को, तो मोलर मैस निकल आएगा, ठीक है। तो हम इसका निकाल के देख लेते हैं NaCl के केस में गाइस। तो NaCl के केस में Na जो है उसका 23 है, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसका हम जानते हैं 35.5 है, ठीक है। तो 5 और 3 जो हैं वो 8 होते हैं, 3 and 2 5 होते हैं, 0.5, ठीक है। तो NaCl का जो हमारे पास मोलर मैस है दैट इज़ 58.5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 58.5 की। अब यहाँ पे आपने साथ मल्टीप्लाई भी करना है इसको, किससे, एवोगैड्रोस की वैल्यू से। तो एवोगैड्रो की वैल्यू भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, 6.02 10⁻23, ठीक है। अब आप इस तीनों वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करें गाइस, तो जो आंसर आएगा वही आपके फार्मूला यूनिट्स होंगे। 1 ग्राम NaCl के अंदर इस सारी वैल्यूज़ को
कंक्लूड करके जो आंसर आएगा उतने ही आपके फार्मूला यूनिट्स होंगे 1 ग्राम NaCl के अंदर अगेन वही फार्मूला रिपीट होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 ग्राम है गाइस, तो आप वैल्यूज़ पुट करें 1 ओवर मोलर मास के केस में हमें इसका निकालना पड़ेगा KCl का। तो गाइस KCl के केस में जो पोटाशियम है उसका अप्रोक्सीमेटली 39 है, प्लस क्लोरीन का हमारे पास 35 है। तो 5 और 9 जो हैं वो 14 होते हैं, 4 1 कैरी, 3 and 3 6 और 1 7। तो इसका बन जाएगा हमारे पास 74। आगे ये इसी स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई करना है इसको एवोगैड्रो की वैल्यू से। तो एवोगैड्रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब इसका जो आंसर आएगा वो इसके फार्मूला यूनिट्स होंगे 1 ग्राम KCl के अंदर। तो जो हमारे पास NaCl का केस है उसमें आ जाते हैं 1.029 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22 फार्मूला यूनिट्स। और जो नेक्स्ट वन वाला है हमारे पास उसमें आ जाते हैं 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 21, 8.081 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 21। तो यूनिट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट्स। अब आखिरी बात इसमें गाइस आपने एक बतानी है, बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ बोथ कंपाउंड्स या बोथ फार्मूला यूनिट्स, कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहला हम रिकॉग्निशन देख लेंगे पावर्स के ज़रिए। यहाँ पे पावर है 22 और यहाँ पे पावर है 21, ठीक है। तो 22 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 21। तो साबित ये हुआ कि 1 ग्राम NaCl के अंदर जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद है वो ज़्यादा है बनिस्बत KCl की, ठीक है जी। तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखें इसका, कोई मसला नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। अच्छा जी, एक साइड पे हैं गाइस आपके पास 9 ग्राम्स ऑफ वाटर और दूसरी साइड पे है आपके पास 9 ग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। और ये शुगर कौन सी वाली है, C12H22O11, ठीक है जी। अच्छा, अब वो हमारे पास ये दो कंडीशंस दे रहा है कि एक हमारे पास 9 ग्राम है वाटर का, एक है हमारे पास 9 ग्राम शुगर का। तो डिमांड उसने हमसे ये की है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल 1.6, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट तरीका यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। अच्छा, अब 9 ग्राम्स ऑफ वाटर हैं तो यहाँ पे 9 लिख दें। मोलर मास कितनी है वाटर की, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत है, 18 है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 16 जो है वो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास आ जाएगी, तो 16 + 2 जो है वो 18 हो जाएंगे, तो 9/18 आ जाएगा। याद रहे कि सिर्फ इतनी वैल्यू को रिजॉल्व करने से आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिलेंगे, लेकिन हमने नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं निकालने, हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो साइलेंटली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो की वैल्यू से, ठीक है। तो Na दैट इज़ एवोगैड्रो, तो उसकी जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। तो गाइस इनको हम जब सम करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ऑन द अदर साइड 9 ग्राम्स ऑफ शुगर के केस में अगेन वही फार्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। फार्मूलाज लिखना ज़रूरी है गाइस, ठीक है, ताकि आपकी मेथडोलॉजी का पता लगे एग्जामिनर को। तो गिवन मास अगेन यहाँ पे भी 9 ग्राम्स हैं, 9 ओवर मोलर मास जो है वो इसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन का सबको पता है 12 है और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स भी 12 हैं। तो देख लें यहाँ पे
12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इस पूरे शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 22 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 22 होगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाए प्लस ऑक्सीजन का, एक एटम का एटॉमिक मास 16, बट देयर आर 11 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस शुगर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको अगर हम सम करें इसकी मोलर मास निकालने के लिए, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली गिवन आंसर आ जाएगा 342। लें जी, जो भी XYZ आंसर आता है हमें उसको यहाँ पे ओवर के नीचे लिखना है। ठीक है, तो 9/342 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। अब एवोगैड्रोस की वैल्यू भी सेंटर में लानी है, तो एवोगैड्रो की वैल्यूज़ जो है वो लाने के लिए हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ करनी है 6.02 10 की पावर 23। तो अब गाइस हम इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे किसने 9 ग्राम्स शुगर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस दैट इज़ 3.01 10 रेज़ पावर 23। ऑन द अदर साइड जो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आता है शुगर के केस में वो है 1.584 10 की पावर 22। अच्छा जी, तो अगेन वही मेथडोलॉजी करेंगे अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा हैं। तो जस्ट कंपेयर दीज टू वैल्यूज़। तो इसमें क्या है 23 है, इसमें है 22, तो 23 इज़ ग्रेटर देन 22। ठीक है, तो कंक्लूड हम ये बात करेंगे कि 9 ग्राम्स ऑफ वाटर हैज़ मोर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू 9 ग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है, अच्छा गाइस यहाँ पे ना एक और बात समझ लें, जो आप अगर इस पे ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट करते हैं ना, फोकस करते हैं, तो आपको ये बात फील होना चाहिए कि कैलकुलेटर के बजाय हमें इन कंपाउंड्स को इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देख के ही पता लग जाता है कि किसके मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ठीक है, या ग्रेटर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे। देखें 9 ग्राम्स हैं आपके पास इस शुगर के, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है C12 H22 और O11। ऑन द अदर साइड 9 ग्राम्स ही आपके पास पानी है, लेकिन जो पानी है उसका मॉलिक्यूलर साइज़ जो है, यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो काफ़ी कंडेंस है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें वो शुगर का बहुत ज़्यादा है, तो जो नंबर ऑफ़ ग्राम्स हैं वो दोनों के सेम है। तो 9 ग्राम्स ऑफ शुगर मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो 9 ग्राम के अंदर तादाद में कम ही आएगा। ऑन द अदर साइड जो वाटर है उसके 9 ग्राम्स हैं, लेकिन चूंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर वेट वाइज हल्का है, तो 9 ग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ तो पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो है आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा। जो मॉलिक्यूलर साइज़ है उस पर भी हम डिपेंड कर सकते हैं, एक आइडिया और एक हिंट लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वो भी इसी तरह का थोड़ा सा टेक्निकल है। Which one of has more atoms 10 ग्राम of aluminium or 10 ग्राम of iron Fe? तो अगेन दो कंडीशंस हैं, 10 ग्राम्स of aluminium, on the other side 10 grams of iron। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब फाइंड क्या करना है, डिमांड उसकी क्या है। डिमांड ये है कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स बताने हैं, तो फार्मूला यहाँ पे भी वही वाला लगेगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ क्लियर करते जाएं। एग्जांपल 1.6 के अकॉर्डिंगली हमने पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाले और फिर नंबर ऑफ़ एटम्स निकाले। उस एग्जांपल के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स इस वजह से निकाले गए थे क्योंकि वो एक कंपाउंड था। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद जो है नंबर ऑफ़ एटम्स इस वजह से निकाले गए थे वहाँ पे क्योंकि वो एक कंपाउंड था और एक कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा एटम्स थे।
यहाँ पे कंपाउंड है ही नहीं, यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब जब हम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि वो आंसर हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नहीं बताएगा, वो हमें नंबर ऑफ़ एटम्स बताएगा 10 ग्राम्स एलुमिनियम और आयरन के अंदर। ठीक है जी, तो इसको देखें आपको समझ आ जाएगा। तो अगेन वही बात है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कि आप जो नंबरिंग फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप एलिमेंट की कर रहे हैं या कंपाउंड की कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो। यहाँ पे भी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर। तो पुटिंग द वैल्यूज़ 10 ग्राम्स गिवन मास है हमारे पास ओवर एलुमिनियम के केस में जो है गाइस हमारे पास इसका एटॉमिक मास या मोलर मास कह लें दैट इज़ 27। ठीक है, एवोगेड्रो की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, पुट कर दी हमने। देन यहाँ पे भी 10 ग्राम्स हैं तो 10 आ जाएगा। उसके बाद मोलर मास कितना है आयरन का हमारे पास दैट इज़ 56 है, तो मल्टीप्लाई बाय जो एवोगेड्रो की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो अब हम इनको जो कंक्लूड करेंगे इनकी वैल्यूज़ के आंसर को, तो जो आंसर आएगा गाइस वो एग्जैक्ट हमें बताएगा नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट में लिख लें नंबर ऑफ़ एटम्स। इसको भी आप रिजोल्व करें, जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे 10 ग्राम्स आयरन के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं आंसर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली। तो गाइस एलुमिनियम के केस में हमारा आंसर आ जाता है 2.23 10 की पावर 23। ऑन द अदर साइड जो आयरन है, आयरन के केस में जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो गाइस अब यहाँ पे कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि किसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे भी पावर की वैल्यू 23 है, यहाँ पे भी 23 है। ठीक है, तो देयर इज़ एन अनदर मेथड, उसमें ये है कि हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटी में जो 2.23 है एक साइड पे है, दूसरी साइड पे 1.15 है, तो हमें पता ये लग जाता है 2.23 इज़ ग्रेटर देन 1.15। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम एलुमिनियम के अंदर नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं बनिस्बत 10 ग्राम आयरन के। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो एक ही फार्मूले पे गाइस सारी ये हमारी एग्जांपल्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि आसान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वो डिस्कस करता है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अच्छा जी, पहले उसने हमसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास बताएं। ठीक है, फिर आप बताएं फार्मूला मास बताएं, और फिर उसने हमारे पास 3-4 किस्म के कंपाउंड्स या फार्मूला यूनिट्स बताए हैं, हमने डिफरेंशिएट करने हैं। H2O है, NaCl है, फर्दर मोर हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 पोर्शंस हैं इस क्वेश्चंस के। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्लेन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या था गाइस? मॉलिक्यूलर मास यही था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम के एटॉमिक मैसेस के सम को हम मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। ठीक है, जब हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं हम। अगेन द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in a molecule or a compound।
ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल में भी आप लिख सकते हो, जैसे H2O था, तो जो H2O की जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 18 है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 18 है, ठीक है। अब ऑन द अदर साइड हम फार्मूला मास की अगर बात करें तो सारी डेफिनेशन वही है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of all atoms present in an ionic compound, ठीक है। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, आयोनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में हम लिख लेंगे, किसकी बात कर सकते हैं हम, NaCl की बात कर सकते हैं। तो NaCl जो है चूँकि एक हमारे पास फार्मूला यूनिट है और इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास वो है 58.5, ठीक है गाइस। ये हो गया डिफरेंशिएट, जो कि आधा क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास बताएं। अब जब हमें ये डेफिनेशंस पता है तो हमारे लिए क्वाइट इजी है कि हम डिफरेंशिएट कर दें। तो देखें H2O जो है हमने बताना ये क्या है, मॉलिक्यूल है या फिर फार्मूला यूनिट है। तो H2O है ना, एक कंपाउंड है, तो ये एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, कंपाउंड होगा। NaCl मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगेन ये फिर क्या होगा, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है या एक फार्मूला यूनिट है। पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम एक मेटल है, आयोडीन एक जो है नॉन मेटल है, सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल है। तो पोटाशियम आयोडाइड के केस में हमारे पास ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, लिहाजा ये भी हमारे पास हो जाएगा फार्मूला यूनिट। ऑन द अदर साइड H2SO4 हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स, तो ये हमारे पास कंपाउंड है यानी कि मॉलिक्यूल होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है अगर आप थ्योरी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जी गाइस, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसमें जिंक और कॉपर है, वाटर और शुगर है, एलुमिनियम और सल्फ़र है, और आयरन, क्रोमियम और निकल है। हमने इनकी नेचर बतानी है कि किस तरह से है। तो हम जो है सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो जिंक और कॉपर है गाइस, ये हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। और मिक्सचर किस कैटेगरी का है, एलॉय है। ये एलॉय क्यों है, याद रखिएगा, जब भी दो मेटल्स आपस में, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो वो एक भरत बना देती है जिसको हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। कोरोजन और रस्टिंग से बचने के लिए भी हम यूजुअली जो है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, तो वो रस्टिंग से जो है ना रेजिस्ट करता है, जंग नहीं लगता मेटल को। अच्छा, तो जिंक और कॉपर जो है वो एक मिक्सचर है, एलॉय है। ऑन द अदर साइड इसका जो नाम है, फैमिली नेम है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेस, ठीक है। ये इसका यूजुअली नेम है, जब भी कॉपर और जिंक मिलेंगे वो ब्रेस कहलाएंगे। फिर है वाटर एंड शुगर। तो वाटर एंड शुगर ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है जी, एक महलूल है, ये ट्रू सोल्यूशन है, और ट्रू सोल्यूशन होने की वजह से ये भी मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। अब देन इसका फैमिली नेम नेचुरली क्या होगा, वाटर और शुगर है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्वस और वाटर एक इंटरलिंक्ड हैं आपस में। फिर एलुमिनियम और सल्फ़र है, ये याद रखिएगा कि एलुमिनियम और सल्फ़र जो है वो एक कंपाउंड है। उसकी रीज़न ये है कि एलुमिनियम भी एक एलिमेंट है, सल्फ़र भी एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो केमिकली कम्बिनेशन के ज़रिए बन रहे हैं, तो कंपाउंड है। दूसरा इसका नेचुरली फैमिली नेम क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास एलुमिनियम सल्फाइड, एलुमिनियम सल्फाइड। और लास्ट वन है हमारे पास आयरन, क्रोमियम, निकल। अब ये क्या है जी, तीन हमारे पास मेटल्स हैं, सिर्फ आप इतना याद रख लें, आयरन सबको पता है मेटल है, क्रोमियम भी पता ही होता है, निकल का भी आपको पता होना चाहिए मेटल है। तीनों मेटल जब आपस में मिल जाती हैं तो ये अगेन वही कंसेप्ट है एलॉय वाला, और एलॉय हमेशा क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिक्सचर। और दूसरा ये इसका नेम क्या है, दैट इज़ नाइक्रोम, NiCHROME, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा सा आपने इसमें क्रैमिंग भी करनी है। ले जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके से आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इट इज़ नीडेड। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो गाइस ये थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा, जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है ना,
एटॉमिक, ये थियोरेटिकल ही है। जो एटॉमिक मास यूनिट है हमारे पास, ये असल में सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली ये यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें हम किसी भी नॉर्मल एलिमेंट के एटॉमिक मास को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए उसको कंपेयर कर देते हैं कार्बन 12 के नॉर्मल आइसोटॉप के एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल एटम है उसका वेट इतना कम है कि हम उसको किसी दूसरे तरीके से उसके मास को मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने हमें एक जो है ना मेथडोलॉजी प्रोवाइड की है कि आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए आप उसको कंपेयर कर दें कार्बन 12 के नॉर्मल आइसोटॉप के एटॉमिक मास से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और यहाँ डेफिनेशन में आपने उसको बताना है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है, ठीक है। उसको हम AMU भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन 11 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो ये भी उसने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस दे दिया है। 3-4 किस्म के हमारे पास चीज़ें हैं, एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं, मिक्सचर भी हैं। तो हमने उनको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पहला है हमारे पास हीलियम है और H2 है। This one, water and milk, gold and brass, and then iron and steel, ठीक है। अच्छा जी, तो अगेन बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखें, फर्स्ट केस जो है हमारे पास वो है हीलियम एंड हाइड्रोजन का। अब उसने डिमांड हमसे ये की है कि हमने इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो हीलियम के केस में अगर हम देखें तो हीलियम अकेला है, ठीक है। He एटम से मिलकर बना है तो इट विल डेफिनेटली एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो भी हाइड्रोजन H एटम से मिलकर बना है। नो डाउट मॉलिक्यूल तो है ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको एलिमेंट की एग्जांपल में ही कोट करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है, इसमें ये भी CO है, ये भी CO है। तो आपने देखना है कैपिटल कौन से है। तो C में C भी कैपिटल है, यहाँ पे O भी कैपिटल है। दैट विल रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो CO इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके साथ है CO। अब यहाँ पे स्मॉल o है, तो जो स्मॉल o है ये कोई दूसरे एटम नहीं है बल्कि CO का सिंबल है। और CO क्या है बच्चे, इसको कॉपर समझ लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉपर, इट इज़ कोबाल्ट, ठीक है, जो कि एक मेटल है। तो मेटल अकेली है ये, ठीक है, तो इसलिए ये एलिमेंट में आ जाएगा। अच्छा जी, थर्ड वन है हमारे पास वाटर एंड मिल्क। तो वाटर सबको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, फिक्स रेशो में मिलकर बना है। तो वाटर जो है वो हमारे पास कंपाउंड होगा क्योंकि मॉलिक्यूल है। और जो मिल्क है वो हमारे पास मिक्सचर है। उसकी रीज़न सबको पता है कि मिल्क के अंदर मिनरल्स भी हैं, शुगर भी है, वाटर भी है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड है, कैल्शियम भी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर। तो ये एक प्रॉपर डाइट है हमारे पास, ठीक है। मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है। फिर है गोल्ड एंड ब्रास। गोल्ड हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का एक मेंबर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और चूंकि ये एक एलिमेंट है, मेटल है, तो इसमें हम यहाँ पे E से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट। ब्रास की बात करें, पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, मिक्सचर है। आयरन की बात करें तो एलिमेंट है, और स्टील की बात करें तो ये एक मिक्सचर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बस रिप्रेजेंटेशन बतानी है आपने इसमें क्वेश्चन 11 के अंदर। अब आ जाए क्वेश्चन 10 के अंदर, वो हमसे डिस्कस ये करता है कि स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी आपके जूसेस या लिक्विड वाले ड्रिंक्स होते हैं पीने के लिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड,
सॉफ्ट ड्रिंक में उसने पूछा है कि वो एक मिक्सचर है जबकि जो वाटर है वो एक कंपाउंड है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ फ़र्क बताना है। आपने उसको ये बताना है, अपने पेपर में बात मेंशन करनी है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना वो मिक्सचर इस वजह से है कि उसके अंदर वाटर भी होता है, ठीक है, उसके अपने इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर पास करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। दूसरा ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसका कोई शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स बाय विच इट इज़ मेड, ठीक है। तो ये दो रीज़न्स इनफ है हमें ये बताने के लिए कि एक तो सॉफ्ट ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, रैंडम मिक्सिंग है, क्वांटिटी अप डाउन हो सकती है। और दूसरी रीज़न आप अगर ये जस्टिफाई कर दें कि सॉफ्ट ड्रिंक का कोई हम कह नहीं सकते मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इस वजह से ये एक मिक्सचर है। पानी के केस में उसने कहा है कि पानी क्यों एक कंपाउंड है, तो पानी तो अपनी एविडेंस खुद देता है क्योंकि वो H2O से मिलकर बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, फिक्स कंपोजिशन है, रेशो फिक्स है उसकी, ठीक है, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। तो बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ सॉफ्ट ड्रिंक एक तरफ वाटर, और इन 2 या 3 पॉइंट्स के ज़रिए आप इनको अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, जस्टिफाई करें, आपका डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखें जो सिंबल है वो किस लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंबल को बताना है कि सिंबल जो है वो किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंबल के केस में ना बच्चों आप 2-3 आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उसको ये बताएं कि जो सिंबल होता है वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन मार्क होता है, ठीक है, साइन होता है। किसी भी एलिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखने के लिए एक ख़ास अल्फ़ाबेटिकल मार्क की साइन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंबल, ठीक है। दूसरी इसकी लॉजिक ये है कि जो सिंबल है ना दैट help us to make केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जितनी भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं, उनको डिराइव करने के लिए हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और थर्ड आप ये बता दें सिंबल्स हेल्प अस टू ड्रॉ आउट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। नहीं जी, अगर सिंबल नहीं होगा, लेट्स सपोज हमारे पास, हम जानते नहीं हैं कि जो पानी है हमें पता है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन हमें हाइड्रोजन का सिंबल ही नहीं पता कि दैट इज़ H, और ऑक्सीजन का सिंबल नहीं पता दैट इज़ O, तो हम कैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O लिख लेंगे। हम कैसे पानी का रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ करवाने के लिए हम इसको अल्फ़ाबेटिकल साइंस के ज़रिए डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो सिंबल है वो एक बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन साइन होता है। दूसरा, इट हेल्प अस टू मेक केमिकल इक्वेशंस ड्रॉ करने में हेल्प देता है, एंड हेल्प अस टू ड्रॉ आउट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाने में मदद देते हैं। यही इसकी सिग्निफिकेंस है। देन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एटम्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। अच्छा जी, तो डिफ्रेंशिएट करके आपको बताता हूँ। एक साइड पे वो कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी साइड पे वो हमें बता रहा है पानी की सिचुएशन। इन दोनों को वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एलिमेंट है, और जो H2O है हमारे पास वो एक कंपाउंड है। वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। साथ वो पूछ रहा है वाई, रीज़न बताए ऐसा क्यों है। तो सिंपल उसकी रीज़न ये है, हाइड्रोजन के हमारे पास 1 एटम हो या 10 एटम हो या 50 एटम हो, अगर वो प्योर हाइड्रोजन एटम से मिलकर बन रहे हैं किसी भी कंटेनर में या कहीं पे भी, तो रहना उन्होंने एलिमेंट ही है, ठीक है, जब तक वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर जाते। ऑक्सीजन के केस में भी यही कंसेप्ट है, ठीक है, इंडिविजुअली रह रहे हैं ये, ठीक है, तो इस वजह से ये एलिमेंट हैं, कोई दूसरे एटम इनके साथ एसोसिएट नहीं है, लिहाजा ये क्या है हमारे पास एलिमेंट हैं।
ऑन द अदर साइड H2O की केस में अगर हम बात करें तो ये केमिकली रिएक्टेड है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो H2O है उसके अंदर फिक्स रेशो है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये दोनों जो रीजंस हैं वो हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन के क्वाइफ को पूरा करती है, लिहाजा जो H2O है हमारे पास वो एक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 7, स्टेट द रीज़न वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो वाटर को बड़ा डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज में, तो वाटर की रीज़न इस क्वेश्चन में हम यहीं रहने देते हैं, जस्ट एयर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, एयर जो है ना गाइस हमारे पास मिक्सचर है होमोजीनियस वाला, ठीक है। ये है क्वेश्चन 7। जो एयर है हमारे पास वो एक मिक्सचर है, सबको पता है, ठीक है। हमने यहाँ पे रीज़न बतानी है कि वाई एयर इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने 2-3 पॉइंट्स इलेबोरेट करें कि जो एयर है उसकी फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती रेशो के लिहाज से, एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। थर्ड इसकी रीज़न आप लिखेंगे कि इसका कोई शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो 3 रीज़न्स आप जस्टिफाई करें उसको तो आपको मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। कि एयर जो है हमारे पास वो मिक्सचर है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बनती है, जबकि पानी जो है वो फिक्स रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। तो गाइस 7 क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन 7 भी आपका हो गया। अब है क्वेश्चन 6, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप थ्योरेटिकली सुन लें। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो कोई भी ऐसा फार्मूला होता है जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को समराइज़ करके, ठीक है। लेट्स सेज हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, H2O है, ठीक है। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O ही है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला कोई ऐसा फार्मूला होगा जो H2O मॉलिक्यूल्स के वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो H2O जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको आप सिंपल कर लें, ठीक है। तो 2:1 जो है इसकी हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो पानी का एम्पिरिकल फार्मूला है वो H2O ही है, क्योंकि H2O हमारे पास पहले सिंपलर फॉर्म में है, ठीक है। अगेन अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, H2O2 की एग्जांपल ले लें, दैट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है। एंटीसेप्टिक है, ये एक हमारे पास मटेरियल है जो कि जर्म किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो ये 2 1s are 2 2 1s are 2, ठीक है, कट जाएंगे आपस में। अब ये रह जाएगा H1O1 विच विल बी फर्दर रिटन एज HO, ठीक है। तो H2O2 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नेचर एंड नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि HO जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना एक और बात समझ लें आप, जो H2O2 है ना, इसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड क्यों कह रहे हैं। अमूमन हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखें 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऑन द अदर साइड हम बात कर रहे हैं H2O2 की। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम C के साथ जब O के 2 एटम्स हैं तो हम यहाँ पे डाई का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द अदर साइड यहाँ पे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कह रहे हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कह रहे, ठीक है। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चों के जहनों में आ भी जाता है अक्सर, तो उसकी रीज़न सुन लें। हमेशा जो डाइऑक्साइड्स होंगे ना, डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 ही होते हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि जो 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ना वो साइमल्टेनियसली अपने ही साथ नहीं जुड़े हुए होते, बल्कि उनके सेंटर में कोई दूसरा एलिमेंट या एटम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्या कह देते हैं, डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर हम H2O2 की बात करें ना, तो H2O2 के केस में जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये है और फिर ये है।
तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देख लें तो ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं आपस में अपने ही साथ एसोसिएट है, ना कि इनके बीच में कोई दूसरा एटम हाइड्रोजन का या कोई और अटैच नहीं है। तो याद रखिएगा इस केस में हम इनको पेरोक्साइड्स कह देते हैं और इस केस में हम इनको डाइऑक्साइड कह देते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका डन है, सॉरी 6 भी आपका डन है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये डिस्कस करता है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और इसको हम ग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी जो डेफिनेशन है वो वही है। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका सिंपल यूनिट AMU है, वो भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पिछले क्वेश्चन वाला इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक जो अगला पोर्शन है वो इसका समझ लें कि इसको ग्राम्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यस, डेफिनेटली जो AMU है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 10 AMU को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें वैल्यू कुछ और आएगी, 5 AMU को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें वैल्यू कुछ और आएगी। तो बेसिकली जो इसका यूनिट है 1 AMU के साथ उसको भी हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास 1 AMU के केस में जो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट इज़ 1.666 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 माइनस के साथ। ठीक है, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अब चूँकि हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप G लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो डिस्कस करता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बहुत पढ़ लिया हमने गाइस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को, इसके बाद आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, होमोजीनियस जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, एक तरह की हो, और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो है वो आपस में यूनिफॉर्म नहीं होती। तो होमोजीनियस मिक्सचर की में आपने एग्जांपल भी देनी है एयर की, और हेट्रोजीनियस में आप दे दीजिएगा उसकी सॉइल की दे दीजिएगा। ठीक है, फिर है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन केमिकल रिएक्शंस को या स्ट्रक्चर्स को या कंपोजिशन को पढ़ते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी है जो कि जानदारों के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है गाइस। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। करंट सिचुएशन में जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका यूज़ आ जाता है। ठीक है, ये आपने बताना है इसका स्कोप। फूड इंडस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा स्कोप जो कि मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, तो ये इसके जो है ना मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर और फूड इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा लिंक है इसका, और यही इसका स्कोप है। ठीक है, अहमियत है इसकी। क्वेश्चन 2 है हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, विच डील्स विद द ऑल कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ग्लूकोज की स्टडी कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, बेंजीन की स्टडी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की स्टडी कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं या उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बनते हैं। अमोनिया गैस की स्टडी कर लें आप। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइनली लास्ट वन, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो वही ब्रांचेस से है। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डिस्कस करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कमर्शियल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर। ठीक है, और उनकी एप्लीकेशंस को डेली यूज़ में हम किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, उन तमाम एप्लीकेशंस को डिस्कस करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री आ जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, लेटेस्ट फर्टिलाइज़र्स की स्टडी आ जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। ऑन द अदर साइड उसने पूछा हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइड ब्रांच। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों को या कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं कि वो सेपरेट किस तरह से होंगे, सेपरेशन करते हैं हम। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ढूंढते हैं कंपाउंड्स को उनके एलिमेंट्स में अलग करने के लिए।
ऑन द अदर साइड दो तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को या कंपाउंड्स को या उनके मेथड्स को, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाइज और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाइज, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बेसिक से शॉर्ट क्वेश्चंस गाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अच्छा स्कोर करने के लिए जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी जो एक्सरसाइज वाली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने लाजमी करना है, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एडवाइस मैं आपको ये कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर टेस्ट योर सेल्फ वाला बॉक्स होता है, वो उनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने के बाद आप इस चैप्टर के टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। तो ये जो सारी हार्ड वर्किंग है ये डिपेंड करती है आपके कमेंट्स पर, ठीक है। तो आप लोग अपनी फ़ीडबैक से हमें जो है अवेयर करें, तो फिर हम आपके लिए जो है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम टेस्ट योर सेल्फ को डील करने वाला भी लेके आएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।